देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनीज एक्ट 2013। वेटेज कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज नहीं बता सकता मैं, इंस्टीट्यूट का दिल नहीं जान सकता मैं। अगर जान सकता था तो सब बच्चे मेरे रैंकर आ जाते। वो इंस्टीट्यूट आपका अनसर्टन क्वेश्चंस निकलता है, सो वी डोंट नो बट वी कैन गिव एश्योरिटी एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स का तो आएगा ही। 10 to 12 5 चैप्टर है ना, तो 12 पंचे 60, एटलीस्ट एक चैप्टर तो 12 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो चलो आज अपन स्टार्ट करने वाले कंपनीज एक्ट। सुनो भाई और बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दिमाग थोड़ा यहीं पे रहने दो। आड़ा है। आड़ा कौन सा? आड़ा नहीं टेढ़ा है। क्या आड़ा है? क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे छोटी छोटी जिंदगी में होता रहता है, अपने को आगे बढ़ना है, फोकस रहना है। चलो देखो ध्यान दो। तो आज अपन पढ़ने वाले भाई साहब सबसे पहले कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो अपन पढ़ने वाले कंपनीज एक्ट। भाई साहब मैं अगर बात कर दो कंपनी की, कंपनी का मतलब मैंने बताया था आपको? नहीं बताया था? तो COM, कॉम मतलब कम टूगेदर। कम का मतलब होता है कम टूगेदर, साथ में आना, साथ में आना। बट क्यों आना? क्योंकि अपने को चाहिए चार आना। तो पनी मतलब होता है प्रॉफिट, ब्रेड बटर। पनी का मतलब होता है प्रॉफिट बटर, बटर। ब्रेड को साथ में लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर बटर लगाते हैं। वैसे लोग साथ में आते हैं, क्यों आते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए साथ में आते हैं, तो उसे कंपनी कहते हैं। कम टुगेदर फॉर द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कंपनी। हाँ या ना? अब इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जैसे मैं बात करूं, गवर्नमेंट कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी आती है, पब्लिक कंपनी आती है, लिस्टेड कंपनी आती है, अनलिस्टेड कंपनी आती है, निधि कंपनी आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आती है, स्मॉल कंपनी आती है, फॉरेन कंपनी आती है, 1 पर्सन कंपनी आती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी भी आती है, बहुत डॉर्मेंट कंपनी आती है, सेक्शन 8 कंपनी आती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी उसी को कहते हैं। तो इतनी सारी कंपनीज आती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। होल्डिंग कंपनी भी आती है, सब्सिडरी कंपनी भी आती है, बहुत सारी कंपनी है। सबसे पहले अपन कंपनी होती क्या है, कैसे बनाते हैं, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक, हाँ नहीं, एकदम बेसिक अपन पढ़ने वाले, कोई टेंशन नहीं। अभी अपन ने जो 11th 12th में पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अब देखो, कोई भी कंपनी के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? सबसे जरूरत क्या होती है कंपनी के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पूरा बोल रहा हूँ। अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर बाद में नहीं पढ़ूंगा। फंड। आपके पास ऑप्शन था एक, कौन सा? शेयर। आपके पास क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। शेयर्स जो होल्ड करता है उसे क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। एंड शेयर होल्डर कौन होता है कंपनी का? ओनर होता है। ठीक है, यहाँ किसी को डाउट? शेयर में कुछ डाउट, शेयर में कुछ कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को अभी तक? ध्यान रखना, कंपनी जो होती है ना, बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का अगर आपको डिटेल जानना है, पूरी इंफॉर्मेशन जाननी कंपनी की, तो अपन कौन सा डॉक्यूमेंट देखते हैं? MOI इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भाई साहब। जैसे अपना बायोडाटा होता है ना, जिसमें होता है नाम, काम,
जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, एज है, आपका जो भी है, सब इंफॉर्मेशन उसमें होती है ना। तो वैसे कंपनी की अगर आपको इंफॉर्मेशन जाननी है तो कहाँ पे देखना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें 6 क्लॉज होते हैं, मैं बात करता हूँ। कितने क्लॉजेस होते हैं? 6 क्लॉज होता है। एक क्लॉज होता है सबसे पहले कंपनी का, क्या आएगा? नेम। संगीता है, गीता है, अक्षय है, गणेश है, बंटी है, पप्पू है, बबली है, क्या नाम है कंपनी का? कहाँ पे पता चलेगा अपने को? कौन से डॉक्यूमेंट में पता चलता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लॉज होता है। इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। सेकेंड, ऑब्जेक्ट क्लॉज। सेकेंड क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सुनो 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 सुनो, अभी मेरे कंपनी को ऑब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन करना। क्या ऑब्जेक्ट है मेरी कंपनी का? कंस्ट्रक्शन करना। अब सुनो भाई साहब, आप मेरे पास आए और मुझे पैसा दिया और बोले कि भाई साहब मुझे ना आप एक पिक्चर्स बना के दो, पिक्चर बना के दो, पिक्चर पेंट करके दो, पेंट पिक्चर। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। आपने दे दिया और मैं 1 लाख रुपए लेके भाग गया। क्या आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो? केस ना बाबा ना, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट में क्या बोला था? आपका काम क्या है कंपनी का? सर आपने बोला कर सकते हो कंपनी। अरे पर भाई साहब, कंपनी के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद का थोड़ी काम कर रहा हूँ, कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर केस क्यों? क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन करना। आपने पढ़ा क्यों नहीं फिर? It is your responsibility to read MOA before entering into the contract with the company. So MOA is the primary document. Every person should read that document before entering into the contract with the company. इसलिए तो ऑब्जेक्ट लिखा ना क्लॉज वहां पे। आपको पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर है तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे कंपनी में। तो इसलिए MOA इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कंपनी की इंफॉर्मेशन जाननी है आपको, उसका नाम, उसका काम। और कंपनी ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट के बाहर काम नहीं कर सकती। कंस्ट्रक्शन बोला है तो कंस्ट्रक्शन का ही काम करना पड़ेगा, दूसरा काम नहीं कर सकते। इसको चेंज कर सकते हैं बट इसमें ओनर की परमिशन लगती है। अब ओनर कौन है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की मीटिंग लेनी पड़ेगी, फिर उस मीटिंग में इसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज क्या होता है? सुनो, इसे ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं। मेरे MOA में लिखा है कि मेरे कंपनी का कैपिटल 1 लाख रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 लाख। तो 1 लाख मेरा क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी का कैपिटल कितना है ये कहाँ पे लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। इस कैपिटल से एक्सीड आप नहीं ले सकते। कल जाके आप बोल गए अभी तो मेरा 1 लाख कैपिटल है, मुझे 2 लाख चाहिए, आप ले सकते हो भाई साहब, बट आपको शेयर होल्डर की परमिशन लगेगी, ओनर की परमिशन लगेगी। तो इसमें ये भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। भांडवल। भांडवल मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं लगता कि इनिशियल शेयर्स। अरे शेयर्स का पैसा मतलब क्या? कैपिटल भाई साहब। शेयर्स का पैसा मतलब क्या होता है? कैपिटल। अब कैपिटल कैसे होते? देखो, ये पीस ऑफ पेपर है 10 रुपए का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का एक पीस ऑफ पेपर है, मुझे 1 लाख रुपए कैपिटल चाहिए। तो 10,000 का शेयर मतलब मैं बिजनेस में शेयर करूँ, कंपनी में शेयर करूँ। ये 10,000 का पीस ऑफ पेपर मैंने आपको दिया, ऐसे 10 लोगों को दिया। तो 10,000 का अगर ये शेयर सही है, एक पेपर है, तो 10 लोगों का कितना हुआ? 1 लाख रुपए। तो मेरा शेयर कैपिटल मिल गया। क्या मिल गया मुझे? कैपिटल मिल गया बिजनेस के लिए। तो वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? वो नीचे होता है, यहाँ पे गिरा हुआ 1 लाख रुपए।
इसको अगर आपको बढ़ाना है कैपिटल को या कम करवाना है तो शेयर होल्डर की परमिशन लगेगी। सबकी क्या सब मेजॉरिटी, यहाँ पे सबकी नहीं भाई साहब, मेजॉरिटी। सबकी लेने बैठेंगे तो किसी का नहीं जमेगा, सबको वैल्यूएशन देंगे तो किसी नहीं, क्योंकि भाई साहब रिलायंस कंपनी के 2 करोड़ शेयर होल्डर उससे ज्यादा भी है। आप बोलोगे सबकी कंसेंट चाहिए, मेरे पास एक ही शेयर 200 रुपए का, मैं बोलूंगा मुझे नहीं करवाना है। 1,99,99,999 अगर लोग बोलते कि हम कंसेंट है, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं देना कंसेंट, तो बेटा वैसा फिर ऐसा नहीं चलेगा ना भाई साहब। 200 रुपए शेयर के मुकेश अंबानी थोड़ी रोकेगा। तो इस केस में आपको मेजॉरिटी कंसेंट चाहिए, तो इसलिए मुकेश अंबानी भाई साहब ने खुद के पास ही मेजॉरिटी शेयर्स रखे 51% शेयर्स। तो कुछ भी डिसीजन पास करना 100 में से तो मेजॉरिटी कितना चाहिए 51। तो बोलता 51 मीटिंग आती है, बैठते हैं अपने को फाइनल 49 वाले नहीं बोले तो नहीं, घर जाओ चले जाओ। इसलिए रिलायंस कंपनी इतनी फास्ट चलती है। Majority of shareholder is holding by Mukesh Ambani. That is the reason he is the richest person. उसका वैल्यूएशन निकालो एक शेयर्स का, करोड़ों शेयर्स होल्ड करता है वो। यही तो शेयर्स का नाटक चलता है, खेल चलता है पैसे का, पता है आपको। अब रिलायंस कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी स्टार्ट कैसे किया। अब रिलायंस कंपनी जब मुकेश अंबानी था, धीरू भाई अंबानी, तब उनको ऐसा लगता था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी स्टार्ट करनी खुद की, रिलायंस कंपनी। रिलायंस मतलब खुद पे भरोसा। उन्होंने रिलायंस कंपनी स्टार्ट कर दिया, पैसा तो चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 100 रुपीज की जरूरत थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला भाई साहब ये 10 रुपए का पेपर आप लेके जाओ, 10 रुपए मुझे दो, आप मेरी कंपनी के ओनर बन जाओ। तो उसने से 51 पेपर्स अपने पास रखे और 49 पेपर्स लोगों में बेच दिए। लोगों को बोला आप ओनर बन जाओ, आपको डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट में से। अगर प्रॉफिट नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा शेयर होल्डर को। लोगों ने बोला ठीक है हम ले लेते हैं। तो 49 लोग आ गए, 51 ये खुद अकेला था। जैसे ही बिजनेस में बैठ गए, डिसीजन मैंने बोला हाँ तो हाँ, डिसीजन पास, मेजॉरिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स में स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है। ये तो जनरल रिजोल्यूशन था 51%, बट कुछ मैटर में रिजोल्यूशन स्पेशल लगता है। स्पेशल मतलब 75% कंसेंट लगती है, 51 नहीं 75। तो इस केस में टेंशन नहीं है ना भाई साहब, बाकी के 10% 2% उसके भाईचारे से सब, तो 70% 5% तो अपने साइड ही आ गए ना। मेरा भाई 10%, मेरा लड़का 2%, इसका 1%, उसका बच्चा 1%, ऐसे मिला के तो 75 हम ही बन गए। तो 25% सिर्फ लोगों के पास है। अगर तुम ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, बजेंगे तो हमारा बजेगा। ये दिमाग चलाना होता है, ये कंपनी का कंट्रोल होता है भाई साहब। जब रतन टाटा के पास रतन टाटा जी जब जगवा कंपनी के पास गए थे कि आपको मेरी कंपनी का साथ टाइप करना है, जगवा हम नहीं करेंगे आपके साथ। रतन टाटा ने पूरी कंपनी खरीद ली जगवा की। खरीदना मतलब क्या होता है पता है, ऐसे नहीं पैसे दिए ऑफिस खाली कर ना भाई साहब ना। उसके शेयर्स 100 है मार्केट में, तो उसमें से 51 शेयर्स परचेस कर लो ऑनलाइन। रतन टाटा ने पूरा 51% शेयर्स परचेस कर लिया। अब मीटिंग में बैठेगा रतन टाटा, अब डायरेक्टर्स बैठेंगे आज जाओ भाई साहब क्या बोले थे तुमने, हमारे साथ टाइप नहीं करेंगे। अब डिसीजन हमने जो बोला फिर वो पास हो जाएगा, क्योंकि 51% तो हमारे पास है। अब तुम क्या उखड़ लोगे फिर, तो जगवाल तो हमारी हो गई ना, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही हो गए ना, कंट्रोल तो मेरे पास आ गया ना। तो ये एक ऑप्शन होता है आपको। अगर आपके फ्यूचर में आपको लगता है कि आपको रिलायंस कंपनी आपको लेनी है, तो 51% शेयर्स अगर आपके पास हिम्मत है, आपके पास लाखों करोड़ रुपए पड़े हैं, तो आप फिर रिलायंस कंपनी खरीद कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में शेयर्स आते हैं ऑनलाइन। बट अपन जैसे गरीब लोग कितने लेते हैं शेयर्स, 1 शेयर्स, 10 शेयर्स, 2 शेयर्स, 5 शेयर्स, जिसकी वैल्यू अगर वोट की वैल्यू करो तो 0.1% भी नहीं होगा वोट। मैंने 1 शेयर्स भी रिलायंस का परचेस करा, मीटिंग में कहा ना मुझे कोई कंसिडर नहीं करेगा, मेरा 0.1% भी नहीं आएगा वोट। सर एक शेयर की वैल्यू है रिलायंस की, अब देखो ऑनलाइन की एक रिलायंस की शेयर्स की वैल्यू शायद पता 5000 कुछ तो है शायद, और इसकी बढ़ती जाती है। जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, सप्लाई कम है तो ये 7000 8000 बढ़ जाता है। मार्केट डिपेंड करता है इसकी वैल्यू। पहले रिलायंस इंडस्ट्री जब इशू किया था तो 100 रुपीज पे इशू किया था, अब उसकी 5000 पे। तो मुकेश अंबानी जब लिया था तब 100 रुपीज में लिया था, अब मार्केट में उसका 5000 रेट चल रहा है। तो मुकेश अंबानी घर बैठे बैठे ओनर बिलियन बन गए ना। तो शेयर मार्केट में यही चलता है सब कुछ। अगर आज आप देखो, पहले ये था क्या नाम इसका,
ऑनलाइन कौन सा था, जूम ऐप। जूम ऐप लॉकडाउन के पहले 100 रुपए में शेयर था। उसने कुछ 10 शेयर्स दिए थे 100 रुपए में, तो मेरे पास 5 शेयर्स है। जैसे ही लॉकडाउन आया लोगों ने मतलब यूज करना स्टार्ट किए थे, प्रॉफिट बहुत बढ़ गया। उस एक शेयर्स के प्राइस 20,000 हो गए। साला मेरे पास तो 5 शेयर्स थे 500 रुपए के, उसके 3 महीने के बाद मेरा वो 1 लाख रुपए की वैल्यू। अब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे 1 लाख मिलेगा। पहले मैंने परचेस किया था सिर्फ 500 में। एक शेयर क्या सर? एक शेयर का 5 शेयर्स का 1 लाख रुपए मिलेगा। ये होता है बेनिफिट शेयर्स का। बट इसमें दिमाग होता लगाना पड़ता है, कभी कभी शेयर्स अपोजिट भी जा सकते हैं। जैसे ऐसा हुआ था कि जेमिनी ऑयल दिवाली में प्राइस बहुत डाउन हो गई थी जेमिनी ऑयल की, उसका भी शेयर था। इतने डाउन हो गई, लोगों ने 100 में परचेस किया, उसकी वैल्यू 20 रुपए में आ गई शेयर। मैंने लिया था 100 में, आप बेचूंगा 20 रुपए तो 80 रुपए घाटा भी आता है। तो भाई साहब दोनों साइड से चलता है शेयर मार्केट, तो यहाँ पे दिमाग लगाना चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब शेयर परचेस करिए। अजीत प्रेम जी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये इतने बिलियनर क्यों बने हैं? क्योंकि इनके पास शेयर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है। अगर मुकेश अंबानी चाहे ना, उसका 51% मार्केट में सेल कर देगा ना, 1000 करोड़ शेयर है उसके पास, अकेले के पास। वो अगर शेयर करना भी चाहता है ना, एक शेयर की वैल्यू 5000 पकड़ो, 5000 रुपीज, उसके पास करोड़ों शेयर्स है। वो अगर बेच भी देगा ना मार्केट में, तो उतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि जिंदगी भर भी मतलब कितना भी चाहे तो पैसे का खाना भी खाए तो ये खत्म नहीं होगा। तो शेयर्स का ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू कंट्रोल द कंपनी। तो ये इसकी वजह से आप देखते हो ना, बहुत सारे पर्सन, ये वॉरेन बफेट, ये सीईओ, फेसबुक का सीईओ, ये इतने करोड़पति क्यों है? इन्होंने शेयर्स होल्ड किए पहले भाई साहब। तो अगर कोई मार्केट में नई कंपनी आती ना, जैसे अभी आपको पता है जोमेटो का शेयर्स आया था, उन्होंने भी, उनको पैसा चाहिए था, पैसा खत्म हुआ था, लॉस मेकिंग कंपनी थी, पैसा चाहिए था, तो क्या करेंगे, मार्केट में आए, बोला शेयर ही है, 100 रुपीज का शेयर आप परचेस कर लो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो हम डिविडेंड देंगे। लोगों ने इतनी डिमांड की ना, मतलब शेयर से 100 और एप्लीकेशन आए 1000 तो उन्होंने भले ये 100 रुपए को बेच दिया तेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ पता है, अब तेरे पास आया ना शेयर, अब मार्केट में लोग परचेस करना चाहते हैं शेयर जोमेटो का, तो प्राइस बढ़ने लगी। कोई कहेगा मुझे 200 में चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए, 500 चाहिए, 700 चाहिए, 700, 800, 900, 1000 तक प्राइस गई। इसने वो शेयर होल्ड करके रखा है, मार्केट में प्राइस बढ़ने दो। फिर जैसे ही प्राइस बढ़ते गई, इसने 20,000 में शेयर बेच किया, 100 रुपए में शेयर लिया था साला। थोड़ा क्या कर गए, 20,000 में बेच दिया भी शेयर। तो ऐसे मार्केट वैल्यू बढ़ती है, ऐसे प्रॉफिट कमाया जाता है शेयर मार्केट में। तो उसी के बेसिस पे कंपनी चलती है भाई साहब, तो उसी को शेयर कहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें बिलियन होते हैं। वो हर्षद मेहता का स्कैम इसके ऊपर ही आया था 1992। उस केस में ऐसा हुआ था कि मार्केट में शेयर्स को डिमांड ही नहीं थी, शेयर्स के प्राइस बहुत डाउन हो गए थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। इस बंदे ने बैंक से लोन ले लेके पूरे शेयर्स परचेस कर लिए थे, पूरे शेयर्स परचेस किए थे, बैंक से लोन ले रहा था कंटिन्यूअसली और सिर्फ शेयर्स ही परचेस कर रहा था। लोग उसको बोल रहे थे भाई साहब तू लॉस में चला जाएगा, पूरा टेंशन नहीं, मैं आज रिस्क है तो प्रॉफिट फिक्स है भाई साहब। आज के लिए अगर मैं लोन लेके शेयर्स लेना चाहता हूं तो आने वाला कल मेरा है। उसने इतने शेयर्स परचेस किए, कुछ महीने के बाद उस शेयर्स की प्राइस 500 टाइम्स बढ़ गई। वो बैठे बिलियनियर हो गए, मतलब जितने शेयर्स मार्केट में सब अकेले पर्सन के पास थे। और लोन कितना लिया था भाई साहब, कितना करोड़ रुपए गया था, उससे तो डबल 1000 करोड़ मेरे पास आ गए पैसे। मगर मार्केट में वैल्यू उतनी बन गई, वो तो मैंने लोन ऐसे ही चुका दिया। उसमें बहुत बड़ा कांड किया था, तो उसको अरेस्ट किया था उस केस में। बट उसी केस की वजह से फिर शेयर मार्केट को डिमांड आने लगी। फिर मार्केट में तब लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट अच्छा, शेयर लोग आजकल बहुत मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना कोई मामूली चीज नहीं है। 1-2 शेयर से कुछ नहीं होता। आपको पता है जब बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन मतलब एक कॉइन होता है, इंटरनेशनल करेंसी होता है, ऑनलाइन आप उसको परचेस कर सकते हैं। ऐसे ही करेंसी एक पेपर होता है नॉर्मली, ये ऑनलाइन दिखता है आपको 5 लाख का। आपने अगर आज परचेस किया, उस टाइम पे 2 साल पहले इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी उस पेपर की। मतलब आपको कुछ नहीं मिलता, आपने परचेस किया, सिर्फ आपके अकाउंट पे नंबर आता है उसका, क्या आपका ये नंबर का आपका ये बिटकॉइन है, एक कॉइन आता है। इंटरनेशनल पे आप कहीं भी बेच सकते हो। उसकी वैल्यू आज 40 लाख रुपीज है एक की। मेरे दोस्त ने 5 लाख का परचेस करके रखा था उस टाइम पे बिटकॉइन। आज उसकी प्राइस 40 लाख रुपीज है, 40 लाख। जिसने कम से कम 4 भी परचेस किए 20 लाख के, तो उसको 4 25 2 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू हो गई।
ऐसा मार्केट ग्रो करता है, ऐसा मार्केट डाउन भी होता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मार्केट में डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, तो शेयर मार्केट ऐसे कंपनी को कंट्रोल करता है। इसलिए तो झगड़ा चलता है ना। एक पिक्चर भी आई थी बीच में एक, कि उस कंपनी का ओनर कोई और है बट मेरे को वो कंपनी चाहिए। अब बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस फॉर एग्जाम्पल क्लासेस है, किसी को चाहिए क्लासेस, इस क्लास का जितना भी खर्चा है अगर पैसा तो क्लास में का, बिजनेस में ऐसा चलता है। कंपनी में भाई साहब वैसा नहीं चलता। कंपनी वाले बोले ऑफिस चाहिए आपका, ऑफिस के हम दूसरी तरफ डाल देंगे। कंपनी को लेना है तो शेयर परचेस करना पड़ेगा, तब आप उस कंपनी को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि डिसीजन अथॉरिटी अगर आपके पास आ गई, कंपनी ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और ये डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर सिर्फ कंपनी को मैनेज करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, इसलिए उसको डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर के पास पावर कुछ नहीं है, पावर्स तो शेयर होल्डर के पास है। डायरेक्टर को अपॉइंट करते शेयर होल्डर ओनर, कि आप कंपनी को देखो क्या करना है। इस केस में मुकेश अंबानी खुद डायरेक्टर भी है, खुद शेयर होल्डर भी है। वो मैनेज भी करता है कंपनी और उधर मीटिंग में आकर डिसीजन भी पास करता है। मतलब यही पॉलिसी बनाएगा और पासिंग के लिए यही मीटिंग में बैठेगा और ये पास करेगा मीटिंग में भी। ऐसा भी हो सकता है, वन मैन आर्मी। तो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो मैनेज करते हैं कंपनी को, वो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं कि भाई साहब हमें तो टाइम नहीं मिलता डे टू डे बिजनेस में, तो आप कंपनी को मैनेज करो। फिर डायरेक्टर्स सब मैनेज करते, पूरा रिपोर्ट बनाते, फिर शेयर होल्डर के सामने लेके आते कि भाई साहब कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया है, ऐसी पॉलिसी है। फिर शेयर होल्डर डिसाइड करते इसको अप्रूव करना ही नहीं करना है। मेजोरिटी जिसकी है वो अप्रूव कर देगा। तो रिलायंस कंपनी की मेजोरिटी, इसलिए तो सब पास हो जाता है ना। इतनी इमीडिएट जियो इमीडिएटली आ गया, मार्केट में इंप्लीमेंट भी हो गया। क्यों? क्योंकि पासिंग करने की अथॉरिटी एक बंदे के पास, तो डिसीजन इमीडिएटली पास हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये कैपिटल जहां पे मेंशन होता है वो एमओए में मेंशन होता है, और जिस कंपनी का भी आप एमओए ओपन करोगे ना, वो कैपिटल कम ही मिलेगा आपको। क्योंकि स्टार्टिंग में करते टाइम मेरी वैल्यू 1 लाख थी ना शेयर्स की, अब वो 5 साल के बाद मार्केट में देखा जाए तो 10 करोड़ भी हो सकता है उसकी वैल्यू। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब बेचा था शेयर्स, तब वैल्यू 100 रुपीज थी। एक मैंने जो बेसिक बेचा था 100 रुपीज में, अब मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, मेरे शेयर्स में बहुत डिमांड है मार्केट में। अब इससे कोई, इसके पास ये चीट्स है, ये पेपर है 100 रुपए का, अब कोई बंदा इसके पास आना चाहता है, ये 5000 में बेचेगा, क्योंकि मार्केट में वैल्यू उतनी है, कंपनी का प्रॉफिट उतना है, कंपनी का ब्रांड बन चुका है अब, तो ये मार्केट में उतना 5000 बेच सकता है। इसलिए हाँ, एमओयू में अगर जो होता है वो ओरिजिनल सब मेंशन होता है वहां पे। यस, तो अगर मैंने उस दिन सर्च किया था रिलायंस कंपनी कुछ तो 5 लाख करोड़ कुछ तो शेयर होल्डर, 5 लाख करोड़ शेयर होल्डर, लाखों करोड़ शेयर होल्डर से उसके हर टाइम वो पैसा लाता है, हर टाइम उसको पैसा चाहिए होता है, पैसा लेता है लोगों से, क्योंकि शेयर होल्डर में, शेयर्स में पैसा कहाँ देना है आपको। अगर आप 5-4 लोग हैं, मैंने आपको शेयर्स दिया, आपने मुझे पैसा दिया, मैं तो कंपनी हूं, मेरे पास पैसा आया, मैं तो कंपनी बनाऊंगा मस्त, जो भी होगा प्रॉफिट हुआ तो आपको दूंगा। आप लोगों को पैसा कब मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई साहब। आपके पास ऑप्शन हो किसी और को सेल कर दो, वो आपको पैसा देगा। वो मार्केट में शेयर ऐसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, बट पैसा तो मैंने लिया ना स्टार्टिंग में, मैं तो इधर यूज भी कर रहा हूं। तुम बैठो मार्केट में शेयर करके, इसको बेचो, उसको बेचो, उसको बेचो। जब अल्टीमेट, जब किसी एक के पास शेयर आ जाएगा, उसको लगता है कि मुझे शेयर सरेंडर करना है कंपनी को, तो वो सरेंडर कर सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। पर तब तक मार्केट में शेयर घूमता रहता है, लेने वाले बहुत रहते हैं। जब कंपनी बंद हो जाएगी ना, तब ये पूरा सेटलमेंट किया जाता है लास्ट में। हाँ, तो बाद में वाइंडिंग अप में अगर कोई प्रॉफिट बचेगा तब शेयर होल्डर में बटेगा, कुछ नहीं बटेगा तो कुछ नहीं कटेगा। फिर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो मनी, तो उनको डिविडेंड दे रहे थे ना इतना साल से, फिर भाई साहब तो तुमको डिविडेंड क्यों दे रहे थे भाई साहब? हम तो, आप ओनर है भाई, ओनर तो उसी को कहते हैं, इसलिए ओनर कहते हैं, नाम क्यों चिपका है ओनर, क्योंकि लॉस हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मांगो, फिर कुछ बचेगा तो कटेगा, तभी बटेगा। ऐसी चीज है भाई साहब। मतलब कंपलसरी देना पड़ेगा ना? कंपलसरी नहीं होता ओनर को, भाई साहब ओनर है अपन, बिजनेस में लॉस हो तो नहीं मिलता, घर क्या लेके जाएंगे? अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होटल, आज लॉस हुआ, नहीं मिलेगा, घर पे नहीं पैसे लगा के जा सकता है, प्रॉफिट। हाँ, और बाइंग सेलिंग में ओनर का क्या, बाइंग सेलिंग में कंपनी कुछ नहीं रहता, तुम अगर सेल करते बैठो बाहर, डिमांड बढ़ रहा है तो सेल, हाँ, तुम्हारे वजह से तुम बैठोगे बाहर सेल परचेस करते, इधर मेरी वैल्यू बढ़ रही ना कंपनी की, बैठे बैठे आप इसको बोलोगे 500, ये बेचेगा 1000, ये बेचेगा 2000, और मेरे पास ऑलरेडी 50 शेयर्स मैंने होल्ड करके रखे मेरे,
जैसा तो आप उधर मार्केट में आगे बढ़ा गए 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, मैंने तो 100 में रख के रखा है 50। तो मेरी जब मैं मार्केट में दिखूंगा, अरे बाप रे 8000 तक गए, मैं तो फिर बन गया लखपति। तो ऐसा सब चलता है भाई साहब मार्केट में। इसलिए तो शेयर होल्डर को ओनर नाम चिपकाया है, फिर आने के भाई ओनर को मिलता तो कुछ नहीं है। जब प्रॉफिट हो तभी मिलेगा, लॉस हो तो नहीं मिलेगा। ये कंपनी का मेन रीजन होता है। तो ऐसा पूरा मार्केट चलता है। तो ये मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत दिमाग लगता है। बहुत लोग शेयर मार्केट में करोड़पति बन चुके, बहुत सारे भिखारीपति भी हो गए। बहुत पैसा लगा पैसा मार्केट में डाउन हो गए, शेयर्स खत्म। मैंने 10 लाख लगाए थे, 1000 का शेयर्स था, अब हो गया 2 रुपये का शेयर्स। अब मेरी वैल्यू, मैंने 10 लाख लगाए थे, मेरे पास आ गए 1 लाख रुपये, मैं तो भिखारी बन गए। तो ऐसा भी हो सकता है, दोनों साइड से चल सकता है। इसके लिए मार्केट में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। इसलिए मार्केट में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि मार्केट कैसा चलना चाहिए। अगर कोई दोनों साइड से स्टडी करना चाहिए, आपको पता है। ऐसा कुछ होता तो बता दीजिए ना। वन कॉइन भी कुछ तो भी है ना? हाँ, वन कॉइन, बिटकॉइन जैसा। बिटकॉइन, हाँ वो इंटरनेशनल, अभी उसके ऊपर इंडिया में अलाउड नहीं है। हाँ, इंडिया में अभी तक उसको परमिशन नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। आप बोलोगे कि बिटकॉइन में ट्रेड कर दूंगा, 35 लाख का एक बिटकॉइन आता है। वो अभी पहले 5 लाख का था, 1 लाख था, फिर पहले तो 30-40,000 तक का था। जिसने लिया होगा 30,000 का, साला आज 35 लाख। मैं तो सब छोड़ के बैंक में रख देता और मैं रिटायरमेंट के सन्यासी कहीं बाबा कहीं पहाड़ पे बैठ जाता, फिर मेरे को इंटरेस्ट आता, बस बैठे रहो। ऐसा भी हो जाता था। तो अभी बिटकॉइन का होगा, बट इंडिया में उसको परमिशन नहीं, क्योंकि उसको रेगुलेशन करने के लिए कुछ नहीं है मार्केट में। क्योंकि मैं इंडिया से मैं उसको लगाऊं, तो रशिया से, तो बांग्लादेश, तो पाकिस्तान से, बट इंटरनेशनल लेवल पे उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं ना। जैसे अपनी करेंसी, इंडियन करेंसी रिवर्ट करने के भी है, वैसे वो बिटकॉइन इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि हर कंट्री में आ रहा है, कोई इसका कंट्रोलर नहीं है। कौन करेगा कंट्रोल? अब मैं इंडिया बोलूंगा मैं कंट्रोल करूंगा, तो बाकी देश बोलेंगे हम क्या बैठे है क्या फिर? क्योंकि वो सब जगह पे ट्रेडिंग हो गई ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। कैसे चलता है फिर? हाँ, अभी कैसे चल रहा है? वो इंडिविजुअल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलाती है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी हर जगह पे बाकी देशों में भी है, वैसा वो चल रहा है। वो प्राइवेट इंडिविजुअल उसको होल्ड कर रहा है। कल जाके पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप हम किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट बोलेंगे भिखारी को। हमने बोला था कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करो, हमने तो पहले ही नहीं बोला था आपको, इसलिए अलाउ नहीं किया। तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा सकते, इसलिए वो रिस्की भी है। अब करेंसी कैसे 10 रुपए के नोट मार्केट में कोई नहीं लेना चाहता, बट वहां पे लिखा है, गवर्नर ने साइन किए, कोई नहीं लेता तो मैं लूंगा। फिर बैंक के पास सबमिट करो तो बैंक पैसा देगी आपको। तो वहां पे नोट पे लिखा है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल उस केस में। वैसे बिटकॉइन में नहीं ना, तो आप किसके पास जाओगे फिर? तो इसलिए बिटकॉइन में रिस्क बहुत है, इसलिए तो वहां पे प्रॉफिट बहुत होगा। बहुत लोग परचेस करेंगे। ये आपको क्या लगता है? अमिताभ बच्चन ये सब लोग ये बिटकॉइन में बहुत इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में। अमिताभ बच्चन जैसे बहुत सारे एक्टर्स ने बिटकॉइन में लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए, क्योंकि भाई साहब वो सीधा बैंक अकाउंट कनेक्ट है उससे, सीधा ट्रांसफर, सीधा इधर से पैसा उधर इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसकी वजह से तो दिक्कत आ गई, इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस आ गए, लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर गए। अब मेरे घर पे ईडी आ गया, कोई भी आ गया इनकम टैक्स वाला, पैसा नहीं है मेरे पास, बैंक अकाउंट भी देख, क्योंकि मैंने वहां पे डाल के रखा है बिटकॉइन पे। खत्म। कितना भी ढूंढ लो आप घर पे, क्या मिलेगा भाई साहब? मैंने करोड़ रुपए तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखे बिटकॉइन पे। जब तक सेल नहीं करूंगा तब तक मेरे अकाउंट पे नहीं आएंगे, तब तक तो मेरे पास नहीं ना कुछ। और वो ऐसा करेंसी है किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसका नंबर मिलता है। तो फिर क्या नंबर किधर रहता है? वो आपका ऐप पे ही मिलता है, उस पे वो नंबर आपके पास आ जाता है कि आपका ये बिटकॉइन नंबर ये है। खत्म ना भाई साहब। कौन आपके घर पे चेकिंग करने आने वाला है? चेक किया तो क्या है, कुछ पैसा भी नहीं है 1 रुपए में, उसमें खुद भिखारी। जैसे ही कुछ दिन के बाद सेल करो तो फिर पैसा आएगा, तो फिर एंजॉय कर लो पार्टी। तो शेयर मार्केट, ये बिटकॉइन बहुत बड़ा मार्केट है। आपको जॉब के लिए अभी बहुत सारे पुणे में ऐसी कंपनीज है जो नाइट में चलती है, जहाँ पे ट्रेडिंग के लिए बच्चों को अपॉइंट किया जाता है, बट नाइट शिफ्ट में काम चलता है। और मार्केट कौन सा? यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज, यूएसए का। उधर रात को, क्योंकि अपने इधर रात उधर दिन होता है, तो इधर बैठ के बच्चे ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनी पुणे में जो हायर करती है ऐसे लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ बैठे बैठे वहां के से परचेस करो, सेल करो, सब चलता है। आप यहाँ मतलब ब्रोकर जैसा काम करता है। हाँ इससे बाय किया, हाँ, ब्रोकर शेयर ब्रोकर बीच में बैठता है। आप बोलते हैं मेरे पास आओगे, भाई साहब मुझे 500 बेचने हैं, आ जाओ मेरे पास बेचो 500, मैं आपको 500। सामने वाली पार्टी मेरे पास है, मुझे लेना है, दोनों को मिल रहा, तो बीच में कमीशन ले लो प्रॉफिट में से 5%, 10% जो भी होगा। तो दैट ब्रोकर वही काम करता है बीच में का, ब्रोक करने के लिए दोनों का रिलेशनशिप, उसके ब्रोक कराता है बीच में। ऐसा पूरा मार्केट चलता है भाई साहब। चलो कहाँ पे था अपन? कैपिटल
कैपिटल। तो समझे कैपिटल कहाँ से आता है? समझ में। फोर्थ 11:30 ना 11:30 फोर्थ आपका है नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। फोर्थ है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन मतलब भाई साहब इन कैपिटल में से, जस्ट वन सेकेंड ना, हेलो, हाँ बोला ना। हो अग्रवाल क्लासेस, हो कुणाल प्लाझापाशी का, मग तिथे थर्ड फ्लोअरला जावा, तिथे अग्रवाल क्लासेस आहे, तिथे अग्रवाल क्लासेसमध्ये ते कॅमेरा देऊन टाका, थर्ड फ्लोअर आहे बघा, कुणाल प्लाझामध्ये थर्ड फ्लोअर। हां थर्ड फ्लोअरला लिफ्टून जावा, थर्ड फ्लोअरला जावा, तिथं अग्रवाल क्लासेस कोणाला विचारा आणि तिथं ते कॅमेरा देऊन टाका हो क्लासमध्ये, ठीक आहे हो थर्ड फ्लोअर कुणाल प्लाझामध्ये। ओके चलो इसी के फ़ोन लगा था वो कैमरा मंगवाया था। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज भाई साहब, आपने यहाँ पे डिश टीवी आता है क्या? डिश टीवी से अपन सब्सक्रिप्शन करते हैं, जितने चैनल सब्सक्रिप्शन है उसके नाम आते हैं। वैसे ही कैपिटल में क्या होता है भाई साहब, जब अपन नई कंपनी इशू करते हैं ना, नई कंपनी, तो नई कंपनी जब इशू करते हैं ना तो उसे सब्सक्राइबर कहते हैं, फाउंडर ऑफ मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल एमओए में 5 लोगों के नाम लिखे, ध्यान रखना एमओए में उनके ही नाम होंगे जो स्टार्टिंग में होंगे, स्टार्टिंग में जो खरीदता है उसके ही नाम होते भाई साहब। मुकेश अंबानी जब कंपनी, नहीं भाई साहब ऐसे तो कितने बार चेंज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, और इसके पैसे लगते डॉक्यूमेंट चेंज करने के, आगे से तो करोड़पति हो जाएगा जो चेंज करेगा। उसमें कैसा होता भाई साहब, अब मैं हूँ देखो भाई अंबानी, मैंने जब कंपनी स्टार्ट की ना तो मैं और मेरा भाई दोनों ने शेयर्स लिए थे, और 3 और लोग थे, 5 लोगों ने शेयर्स लिए थे 10-10 रुपए के, ऐसे 10-10 रुपए के हम 5 लोगों ने शेयर्स लिए थे। तो एमओ में हम 5 का ही नाम होगा। अब इन करोड़ों लोगों का नाम नहीं होगा भाई साहब, डॉक्यूमेंट कितना लगेगा वो, मेरे को तो टेम्पो बुलाना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, सबके नाम नंबर एड्रेस लिखने के लिए। तो जो ओरिजिनल होता है ना सब्सक्राइबर, स्टार्टिंग का फाउंडिंग मेंबर्स, उनके नाम होते हैं, तो उसे सब्सक्राइबर्स कहते हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्टिंग में शेयर्स, क्योंकि सब्सक्राइबर इज ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि शेयर्स सब्सक्राइब कर रहे मतलब पैसे दे रहे और शेयर्स परचेस कर रहे, तो दीस आर द सब्सक्राइबर्स, एंड सब्सक्राइबर जब पैसा पेड कर देगा तो ये शेयर होल्डर बन जाएगा, और शेयर होल्डर बनने के बाद ये क्या बन जाएगा, कंपनी का ओनर बन जाएगा, तो उन्हें सब्सक्राइबर भी कहते हैं। तो आपको अगर मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का देखना है ओरिजिनल सब्सक्राइबर कौन है, तो उसमें धीरूभाई अंबानी भी दिख सकते हो आपको, है ना, क्योंकि पुराने फाउंडिंग मेंबर्स उसमें दिख जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट फोर्थ। फिफ्थ होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी क्लॉज। कंपनी की लायबिलिटी कितनी है ये वहां पर लिखा जाता है भाई साहब, और कंपनी की लायबिलिटी ब्रैकेट में लिख लेना, हमेशा हमेशा लिमिटेड ही होती है। जैसे पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कल जाके अगर मुझे लॉस हो गया ना पार्टनरशिप में, तो मुझे मेरा घर भी बेचना पड़ेगा, मेरी मेरी बाइक भी बेचनी पड़ेगी, मुझे जितने भी असेट है सब बेचना पड़ेगा मुझे पार्टनरशिप में। बट कंपनी में वैसा नहीं भाई साहब। सुनो, कंपनी का मैंने 10 रुपए का शेयर्स है, मैंने सिर्फ 5 रुपए पे किए कंपनी के शेयर्स के। कितने पैसे पे किए? 5 रुपए। जब कंपनी का कुछ भी हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगी, क्लोज करना है, तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ 5 पेंडिंग, बस, उससे ज्यादा मेरे घर पे आ ही नहीं सकते आप। तो इसे लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं, जिसकी आपकी पेंडिंग है उतनी आपको पे करना है, इसे क्या कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स हो सकती है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी हो सकती है। गारंटी मतलब जब कंपनी फॉर्म हुई थी ना, तो हमने शेयर इश्यू किया, हमने गारंटी लिख के दी कि अगर कंपनी को इनकेस फ्यूचर में पैसा लगेगा तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसे 5 लोगों ने मिलकर कितना गारंटी दी? 5 लाख की गारंटी दी। तो कंपनी जब वाइंडिंग अप हो जाएगी, उस टाइम पैसा लगेगा, तो उस टाइम सिर्फ कितना पैसा देंगे हम? फिर 5 लाख। जितनी गारंटी दी है उतनी लायबिलिटी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कभी नहीं होती भाई साहब। इसलिए तो कंपनी फॉर्म की अपन ने। पार्टनरशिप एंड कंपनी में डिफरेंस क्या है फिर? क्योंकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। घर का सब बेच दो, ओनियन, कांदा, टमाटर, जितना बेच के पैसा आएगा उतना दे दो लोगों को, अपनी बाइक बिक सब बेच के दे दो, मोबाइल बेच के। बट कंपनी में ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी ने हमने जितना बोला था आपको देंगे, 10 रुपए में से शेयर्स 5 रुपए पेंडिंग है, सिर्फ 5 ही देंगे, फिर उससे ज्यादा हमारा कुछ नाता नहीं है। इस रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं कहलाता है। जितना पैसा है उतना ही देंगे हम।
घर मत आना, इसे लायबिलिटी का। तो ये पूरी जो डिटेल थी कंपनी का नाम से लेके कंपनी की लायबिलिटी तक, जो पूरी डिटेल्स जिसमें मेंशन की जाती है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। कंपनी कभी भी इसके बियॉन्ड कोई भी एक्ट करेगा, कंपनी इसके बियॉन्ड कोई भी एक्ट करेगा, वो एक्ट अल्ट्रा वायरस होता है। क्या होता है? अल्ट्रा वायरस। इट ऑलवेज बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम। ये वर्ड आएगा एग्जाम में आपको हमेशा। अल्ट्रा वायरस क्या? वायरस मतलब पता है? इट ऑलवेज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड। अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड। अब सुनो मेरे भाई साहब, मेरे कैपिटल में लिखा है कि मेरा कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। मैं अगर 7 लाख कैपिटल लेता हूं तो मैंने अल्ट्रा वायरस किया ही नहीं किया। फिर मेरे एमओए में लिखा है कि मेरा कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, मैं लोगों से 7 लाख रुपए ले रहा हूं। क्या मैंने अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन किया? किया, क्योंकि इट्स गोस बियॉन्ड द एमओए। मैं 2 लाख बियॉन्ड गया हूं, सो इट ट्रांजैक्शन विल बिकम अ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू रेक्टिफाई इट, टू मॉडिफाई इट एंड टू एक्सेप्ट इट. Whether a company doesn't modify it, then whoever the person deal in the transaction is personally liable for that transaction. कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी बोलेगी भाई साहब हमने तो पहले ही बताया था कि अपना कैपिटल 5 लाख होगा, तुमने क्यों 2 लाख लिए? फिर आप ही लो, फिर आप ही जाओ बाहर में, फिर आप ही करो ट्रांजैक्शन। कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी खरीदा है वो, जिसने खरीदा। आपने डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए था, कैपिटल कितना 5 लाख। तो आप कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं फाइल करोगे? जिससे पैसा लिया और आप दोनों जाओ उधर, क्या करना करो, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करोगे, मेरे अगेंस्ट नहीं। और जो मेरे अंडर काम करता वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कंपनी के लिए काम किया। कंपनी के काम तुमने 5 लाख तक ही करना चाहिए था भाई साहब, फिर 5 लाख के आगे नहीं करना चाहिए था। ये अपना डिटेल में है। 5 लाख के ऊपर कैपिटल किसने जमा किया? वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो वापस देने की सब्सक्रिप्शन लिया वो भी वो, तो वापस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की होगी। फिर जितना 2 लाख अब होगा 5 लाख सर अगर वो 5 साल उसने कंपनी में ये किया तो एक्सेप्ट किया कंपनी ने, तो कंपनी देगी ना। कंपनी अगर एक्सेप्ट करती है तो मेरी पतंग मेरी कटने वाली, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो ऐसा मत करेगा। कंपनी अगर लगता है एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, उसने बहुत पसीना बहाया है उस कंपनी के लिए, तो जिसने बहाया है पसीना उसको मिलेगी हसीना, सीधी बात है। तो ऐसा देखा जाए तो ऐसा 6 क्लॉज होते, 5 ही हुए ना। नेम, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी। 6th आता है आपका रजिस्टर ऑफिस। भाई साहब आप कम्युनिकेशन कहां से करोगे? ऑफिस तो होगा ना आपका कहीं। ये कैम का ऑफिस कहाँ पे? ये बाजू में हमारा रजिस्टर ऑफिस है। जितना भी कम्युनिकेशन होगा कोई भी अथॉरिटी से, तो वो रजिस्टर ऑफिस का नाम लिखना पड़ेगा आपको। कल जाके मुझे अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालनी तो मैं कहाँ जाऊंगा? फिर रजिस्टर ऑफिस। बस स्टॉप पे तो भी जाऊंगा। एमओए में नहीं रहेगा, एमओ में रहता है ना भाई साहब, ये एमओए की लिस्ट है। ये एमओए की लिस्ट है 6, उसी पे चलता है। हेलो, हाँ बोला मैडम। जस्ट 1 सेकेंड, तो होल्ड कर जस्ट 1 सेकेंड। हाँ ओटीपी है 6875 एक मिनट 6875 54 54 यस 687554 यस थैंक यू। वेलकम। तो बच्चों मैं क्या कहना चाहता था आपको अभी कि अपन ने रजिस्टर ऑफिस, जहां पे भी कम्युनिकेशन हो, कौन सा ऑफिस होता है? रजिस्टर ऑफिस। ये 6 क्लॉजेस दिमाग में फिट कर लो। कहीं पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि एमओ में कौन से क्लॉजेस होते हैं तो इसको भूलना मत। ये 6 क्लॉज आने ही चाहिए। इसमें से पावर मिलती है कंपनी को काम करने की। सर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर ऑफिस में क्या एक्सप्लेन करोगे? दिस इज माई रजिस्टर ऑफिस हियर, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम।
नो आपको एक्सप्लेन क्या करना पड़ेगा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि 12th में हुआ है आपका ऑलरेडी। बट इसमें क्वेश्चन अगर आता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, अगर वो बियॉन्ड एमओए के जाता है तो ये ट्रांजैक्शन को अपन क्या कहते हैं, तो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो एक्सप्लेन करो उसमें ऑप्शन। ये आपको पूरा डिटेल में, जस्ट मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, ये पूरा डिटेल में है आपको आगे। इट इज जस्ट अ बैकग्राउंड, इट इज जस्ट अ टेलर पिक्चर स्टार्ट होने वाली मंडे से, है ना। ये कल से ना हाँ तो जो भी दिन आएगा वो दिन बोल रहा हूँ मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं। आप बोले कल मंडे कैसे आया, तो मैं जस्ट चेक कर रहा था, कोई ख्याल में तो नहीं गया। अलग से तो अपन आज सिर्फ पढ़ा अपन ने शेयर्स एमओए। दूसरी एक चीज बोलना भूल गया मैं, एमओए बड़ा भाई है, छोटा भाई एओए है। आपने वो मूवी नहीं देखी गोलमाल, एमओए एओए। एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए इज ऑलवेज अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। एओए कौन सा डॉक्यूमेंट है, सेकेंडरी। जब 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 बात होगी प्राइमरी की, तब तब बात होगी एमओए की। जब 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 बात होगी सेकेंडरी की, तब तब बात होगी एओए की। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे लिखे होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड जब क्लॉजेस की बात होगी तो एमओए। यस, फॉर एग्जाम्पल एमओए में लिखा है मेरा नाम संगीता है, संगीता कंपनी है। अब संगीता को चेंज करना है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस कहाँ पे लिखे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। मेरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मुझे अभी फाइनेंशियल कंपनी करना है, तो मुझे चेंज करने का रूल कहाँ पे लिखा है, मेरा रजिस्टर ऑफिस पुणे में है। मुझे मैंने एमओए में लिखा है मेरा रजिस्टर ऑफिस पुणे में, मुझे उसको मुंबई में शिफ्ट करना है, तो मुझे रूल्स कहाँ पे देखना पड़ेगा इसके। मेरा कैपिटल 5 लाख है, मुझे इसको बढ़ाना है, कम करना है, तो उसको मुझे ये सब लिखा है एमओए में, बट इसको मुझे चेंज करना है, तो इसके रूल्स कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कैपिटल क्यों बढ़ाएंगे? मेरे को जरूरत लग सकती है ना भाई साहब, आगे जाके 5 लाख में थोड़ी सेटिस्फाइड हो सकता हूँ, मुझे एक्सपेंशन करना है बिजनेस अब। पर प्रॉफिट तो हो रहा है ना, तो इस प्रॉफिट में होगा तो इतने प्रॉफिट में नहीं होगा ना, तो हर डबल करना है प्रॉफिट। मेरे को बढ़ाना है बिजनेस। अच्छा, मतलब ये कैपिटल वो बैंक से लोन लेने के लिए क्या? ना 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 ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और एप्लीकेशन इशू, मतलब मैं अगर इस बैंक को पैसा लोन दूंगा तो वो शेयर होल्डर तो मेरे को बोलेंगे तू तो इसकी टोपी उसके सर, शेयर होल्डर का पैसा मेरे पास बैंक के पास, बैंक उसको देंगे इसके सर, यही झोला करेंगे ना। पर्पस किसके लिए था, अपने ऑब्जेक्ट मेंशन किया कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने पैसा लिया। शेयर होल्डर ऐसे ही बैठे रहते ही लगे कब आएगा प्रॉफिट, कंपनी को कब आएगा प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो ऐसे लेके आते तो प्रॉफिट हमारा। इसी की वजह से कंपनी ऐसी चलती है। तो समझा आप लोग कुछ डाउट इसमें नो सर। क्या होता है, एमओए एओए दोनों में डिफरेंस समझा, कंपनी कैसे चलती है, कंपनी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप खुद को ही पूछ लो कि आपका ध्यान कहाँ पे था फिर, हाँ या ना। यस सर।